आज हम बात करने वाले हैं 2008 में हुए एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिससे पूरा मुंबई कांप उठा था। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत लव ट्रायंगल से होती है, लेकिन कब ये एक क्राइम सीन में बदल जाता है किसी को नहीं पता था। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करते थे और मारिया नाम की एक एक्ट्रेस से प्यार करते थे। दूसरा किरदार है मारिया मोनिका सुसाईराज का, जो कन्नड़ एक्ट्रेस थी और जल्दी हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई हुई थी। और तीसरा किरदार लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू, मारिया के बॉयफ्रेंड थे, जिससे उनकी सगाई जल्दी होने वाली थी। मई 2008 की बात है। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही किसी ने उन्हें नहीं देखा था। कई घंटे बीते, फिर दिन बीते और फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज को ढूंढने के लिए उनके परिवार ने पूरे शहर भर में पोस्टर भी चिपकवाए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। उनका कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। एक फोन कॉल ने इस पूरे भयानक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की। फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई कांप उठा और सदमे में था और शॉक में था कि नीरज की हत्या हुई थी। उनकी लाश के सामने हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए गए। मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाच गाने में अव्वल थी और काफ़ी टैलेंटेड थी। उन्हें परफॉर्म करना पसंद था। पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि उनके चाचा नगर निगम के सरकारी कर्मचारी थे। मारिया स्कूल के हर फंक्शन में, हर कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और परफॉर्म करती थी, और मारिया ने हीरोइन बनने का सपना देखा था, लेकिन मारिया का परिवार इसके खिलाफ था। लेकिन जब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु आकर शिफ्ट हो गई। बेंगलोर में शिफ्ट होने के बाद मारिया का स्ट्रगल जारी था। बेंगलुरु में लगातार प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में जगह मिल गई। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड एक फिल्म मिली जिसका नाम था झूठ। फिल्म के लिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस एक काम के बाद उन्हें चंद और छोटी मोटी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिलने लगी, लेकिन मारिया रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उन्हें काम मिलना कम हो गया या बंद हो गया तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई आया करती थी। एक दिन ऐसे ही ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि वो बालाजी प्रोडक्शन में कास्टिंग डायरेक्टर का काम जो करते थे। नीरज शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शोज का हिस्सा भी रहे थे। साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे थे। अब ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर दोनों की बातचीत होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए उन्हें शायद कोई काम नहीं मिल रहा। अब मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया और उनका बालाजी टेलीफिल्म में ऑडिशन अरेंज करवा दिया। वो इन ऑडिशन के लिए मुंबई अक्सर आया करती थी। समय के साथ मारिया नीरज से ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी, जबकि वो पहले से ही मैसूर के रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिससे उनकी सगाई भी होने वाली थी। जेरोम इंडियन आर्मी में थे और उस समय पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने और काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। समय के साथ दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी और एक रोज़ मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दी। अब दोनों की दोस्ती हुए तो कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिल रहा था। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया था कि कन्नड़ एक्सेंट के कारण ही मारिया के ऑडिशन रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन मारिया को ठेस न पहुंचे इसलिए वो अक्सर उनके सामने काम न मिलने के कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। अब नीरज के घर में रहते हुए मारिया की उनके दोस्तों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी, कहीं नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ये कास्टिंग काउच जैसा तो नहीं है।
और वो कहीं इसमें फंस तो नहीं गई है। दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच जब मारिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से बात करती तो नीरज का जिक्र होने पर बस वो यही कह देती थी कि नीरज तो उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें सिर्फ दोस्त मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। मुंबई आने के बाद मारिया एक हफ्ते तक तो नीरज के साथ उसके घर में लिव इन में रही, लेकिन उसके बाद मारिया ने मलाड में स्थित धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। 7 मई 2008 मारिया को नीरज का फ्लैट छोड़कर मलाड स्थित फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि मारिया की शिफ्टिंग में वो मदद करने के लिए जा रहे हैं। करीब 10 बजे वो अपने घर से निकल गए। अगली सुबह नीरज के दोस्त ने जब उनके नंबर पर कॉल किया तो कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने उनके दोस्त लाल को बताया कि नीरज तो रात 1:30 बजे ही घर से निकल चुका है और हड़बड़ी में फ़ोन उनके फ्लैट पर ही छोड़ गया है। कुछ घंटे और बीते, लेकिन नीरज न फ्लैट पर आए और न फ़ोन लेने के लिए पहुंचे। अब नीरज से बात न होने पर उनके परिवार और उनके काम से जुड़े लोग उनके दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई जानकारी मिल ही नहीं रही थी। आखिरकार नीरज का दोस्त लाल 8 मई की शाम मारिया के फ्लैट पहुंचा। जब उन्होंने मारिया से पूछा कि वो किसके साथ निकले हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी। आखिरकार दोनों ने सोच विचार करने के बाद मलाड पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने नीरज का फ़ोन जब्त कर लिया और उनकी तलाशी शुरू कर दी गई। मामले में उनके क्लोज लोगों से पूछताछ भी शुरू हो गई, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। 2 दिनों बाद उनके परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई आ गए और चंद दिन जो हफ्तों में बदल गए, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उनके घर वालों ने उनके पोस्टर छपवाए जिसमें पता बताने को इनाम देने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन इस सब से भी कोई फायदा नहीं हुआ। नीरज ग्रोवर का पता बताने वाले शख्स को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, ऐसी घोषणा नीरज के परिवार वालों ने की। 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले से जुड़े कई लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। रिकॉर्ड से सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज की फ़ोन पर एक कॉल आया था, जिससे चंद सेकंड ही रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसैराज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल तो मारिया के पास ही था। अब पुलिस ने मारिया को शक ना हो इस तरह उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे और काफ़ी शॉकिंग थे। 8 मई से 20 मई तक मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। अब ये कोई आम बात नहीं है। कॉल रिकॉर्ड और जेरोम के उस रात मुंबई में ही होने से पुलिस का मारिया पर शक और गहरा होता गया। अब इस सिलसिले में मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मारिया ने बयान में वही कहानी बताई जो उन्होंने उनके दोस्त को बताई थी। वही जेरोम ने कहा कि वो आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आए हुए थे। अब पुलिस ने आर्मी सेंटर से जेरोम के बयान को कंफर्म नहीं किया, हालांकि उन्होंने शक की बिना पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। अब सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी सामान ले जाते दिखे थे। अब इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान मारिया का बहुत अजीब बिहेव सामने आया। गिरफ्तारी के दौरान मारिया हंसती हुई नजर आ रही थी जब मीडिया उनकी फ़ोटो खींच रही थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही, लेकिन जब उनसे सख्ती की गई तो वो आखिरकार टूट गई और मारिया ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। मारिया ने अपना कन्फेशन में कहा कि 8 मई को ही उन्होंने नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग करने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आ गया था। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज़ सुनी तो वो बहुत भड़क गया और बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि जेरोम को लगता था कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। अब जेरोम मैथ्यू को गुस्सा होते देख मारिया ने उन्हें समझाया कि वो सिर्फ दोस्त है और दोस्त के नाते ही मदद करने आया है। मारिया ने मैथ्यू से कहा डिनर के बाद वो नीरज को चलता कर देगी। जवाब में जेरोम ने कहा अगर नीरज उनके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई को मारिया के फ्लैट की डोरबेल बजती है। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजाई जाती है।
अब हड़बड़ाहट में जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जेरोम दरवाजे पर खड़ा था। उन्हें देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उसके घर पर ही था। जेरोम फ्लैट के अंदर घुसा। मारिया ने उन्हें बेडरूम में जाने से रोका, लेकिन जेरोम ने उसे धक्का दे दिया और वो बेडरूम में घुस गया। अब जैसे ही जेरोम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि नीरज उनके बिस्तर पे सो रहा था। अब ये देखते ही उन्होंने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। अब मारिया ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जेरोम झगड़े के बीच किचन से चाकू ले आया, जिससे उन्होंने नीरज पर कई वार कर दिए। जेरोम के कपड़े खून से सन चुके थे, कमरे में हर तरफ खून की छींटे थे और धीरे धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी। खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून पूरी तरह साफ कर दिया। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उस बेडरूम में ही पड़ी थी और इस दौरान मारिया और जेरोम कई बार इंटीमेट होते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं जहाँ लाश पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद दोनों नज़दीकी शॉपिंग मॉल भी गए, जहाँ से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। अब घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े कर दिए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर अमगांव की तरफ निकले। रास्ते से उन्होंने पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय दोनों लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए जा रहे थे, उस समय नीरज का फ़ोन मारिया की जीन्स की जेब में था और रास्ते में नीरज का फ़ोन बजा। तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन गलती से उससे कॉल रिसीव हो गया। वो एक कॉल ही इस हत्याकांड में एक बहुत अहम कड़ी साबित हुआ। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छिपाने और हत्या करने में भागीदार होने पर 3 साल की सज़ा हुई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सज़ा हुई। मारिया को महज 3 साल की सज़ा होने के खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके प्रोटेस्ट में उतरे और मारिया की सज़ा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। कोर्ट्स ये भी कह रही है कि मारिया को बिग बॉस 5 का भी ऑफर मिला था, हालांकि वो इस शो का हिस्सा नहीं बनी। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने मारिया पर क्राइम थ्रिलर फिल्म नॉट एन लव स्टोरी बनाई थी और ये फिल्म साल 2011 में रिलीज भी हुई थी। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में शिकायतें दर्ज हुई और इस तरह मारिया ने देश भर में पहचान तो बनाई, लेकिन उसका कारण उनकी एक्टिंग नहीं था, बल्कि ये हत्याकांड था।